Assalamu alaikum. I'm Hafsa and I welcome you back in Management Tutorial. As you know, हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर का सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैनेजर्स मेकिंग डिसीजंस। हम लोगों ने जो पॉइंट स्टडी करने हैं वो है मेकिंग डिसीजंस में हम लोगों ने पहले जो इस तरह के डिसीजन स्टडी करने हैं वो कौन से हैं? रेशनैलिटी। सेकंड हमारे पास है बाउंडेड रेशनैलिटी और थर्ड है हमारे पास रोल ऑफ इंट्यूशन। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर ट्यूटोरियल। पहले हमारे पास है मेकिंग डिसीजंस रेशनैलिटी। रेशनैलिटी क्या होती है और रेशनैलिटी जो है वो किस तरह बेस करती है डिसीजंस के ऊपर। सबसे पहले रेशनैलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्राइब्स चॉइसेस दैट आर लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। ठीक है। रेशनैलिटी क्या होती है कि जब हम लोगों ने किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना है तो हम लोग उसके हर एस्पेक्ट से उसको देखें, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखें, उसकी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखें, उसके बाद हम लोग एक फर्म डिसीजन लें, एक कंसिस्टेंट डिसीजन लें और वो क्या होगा, हमारी जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है उसको मैक्सिमाइज कर देगा। सो ये होते हैं रेशनैलिटी डिसीजंस। यानी जब हम लोग कोई भी कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दुकान से पसंद आ गया तो देखते हैं कि अच्छा इसकी कीमत ठीक है, मुनासिब ले रहा है हमसे। अगर ये मुनासिब नहीं ले रहा तो चलो एक दो तीन और दुकानें देख लेते हैं, उसके बाद अगर वहां से पसंद ना आया तो फिर हम वापस यहाँ से लेके ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है ना अक्सर, और मुझे लगता है कि होता है, हमारे यहाँ तो होता है। तो ये वाले जो डिसीजंस है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना एक पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ लेके जाते हैं, यानी हमारा डिसीजन ज़रूर 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 इफेक्टिव साबित होता है। तो इसकी कुछ assumptions भी हैं हमारे पास। A rational decision maker would be fully objective and logical. The problem faced would be clear and unambiguous. And the decision maker would have a clear and specific goal and know all possible alternatives and consequences. Finally, making decisions rationally would consistently lead to selecting the alternative that maximize the likelihood of achieving that goal. These assumptions apply to any decision, पर्सनल और मैनेजरियल। ठीक है, यानी रेशनल डिसीजन मेकर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास जो डिसीजन लेते हैं ना उस पर जम जाते हैं कि भी हाँ ये ठीक होगा। उसमें अपने वो गोल्स को भी देखते हैं कि किस तरह के गोल्स उन्होंने अचीव करने हैं और उनके माइंड में एक क्लियर कट गोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हर तरह के हालात, हर चीज़, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन में जो हमारे जीतने के चांसेस होते हैं, यानी जो हम लोग सही डिसीजन ले रहे हैं उसके चांसेस जो है ना वो 99.9% तक हो जाते हैं, यानी वो मैक्सिमाइज कर देता है हमारे अचीविंग गोल को। एक और टर्म है हमारे पास सेटिस्फाई। सेटिस्फाई क्या होता है? एक्सेप्ट सॉल्यूशंस दैट आर गुड इनफ। ठीक है, ये टर्म तो बड़ी ही स्पेसिफिक और बड़ी आसान है। यानी जब हम लोगों ने कोई भी डिसीजन लेना होता है हम क्या करते हैं, पहला काम तो होता है कि हम लोगों को सबसे पहले वो बता देते हैं कि हम लोगों के ना मतलब पॉसिबल चॉइसेस देख लेते हैं। जब हम लोग पॉसिबल पहले अल्टरनेटिव को ही फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हो तो पहले अल्टरनेटिव को अगर देखते हैं हम लोग, ज़्यादातर हमारी जो हम लोग चीज़ें चाह रहे होते हैं वो उस अल्टरनेटिव में मौजूद हो तो हम लोग बस कहते हैं हाँ यही ठीक है, हम इसी से सेटिस्फाई हैं, बस बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो गुड इनफ है, यानी हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यही वाला जो है ना बस ठीक है इसको ही डन कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेटिस्फाई होती है। ये टर्म क्या होती है, सेटिस्फाई, यानी कोई भी चीज़ जो हमें बेहतर लगे कि हाँ ठीक है इससे गुजारा हो जाएगा तो उस पर हम लोग राज़ी हो जाते हैं, वो ये टर्म कहलाती है। सेकेंड है हमारे पास मेकिंग डिसीजंस बाउंडेड रेशनैलिटी। अब इसके अंदर क्या होने जा रहा है ये देखते हैं। विच सेज दैट मैनेजर्स मेक डिसीजंस रेशनली बट आर लिमिटेड by their ability to process information because they cannot possibly analyze all information on all alternatives. इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही सेटिस्फाई वाली टर्म को देखेंगे कि हम लोग बस थोड़ी बहुत चीज़ों को देखेंगे और हम कहेंगे कि हाँ यही वाली ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को हम सब लोग नहीं देखेंगे, बस दो तीन को देख लेंगे।
और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस अपनी जो है ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आर लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम लोग नहीं देखते, थोड़ी बहुत ही देख लेते हैं, उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसी को डन कर देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट पॉसिबली एनालाइज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल अल्टरनेटिव। ठीक है, लेट्स लुक एट एग्जाम्पल। Suppose that you are a finance manager and upon graduation you want a job, preferably as a personal financial planner within a minimum salary of $35,000 and within 100 miles of your hometown. ठीक है, आपको समझ आ रही है? यानी एक हम लोग क्या है, मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब किस फील्ड की चाहिए, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर, और हम मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, कम अज़ कम जो है $35,000 हो और मेरे घर से वो 100 माइल्स तक हो। You accept a job offer as a business credit analyst, not exactly a financial planner, but still in a finance field, at a bank 50 miles from your home and a starting salary of $34,000. अब ये वाली हम लोगों ने अपनी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद हमें एक ये जॉब ऑफर आई। ठीक है, हम लोग को ये पसंद आ गई, यानी हम लोगों को, हमने क्या क्राइटेरिया किया था कि हम लोग को $35,000 मिनिमम सैलरी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, $1,000 का फ़र्क आ गया, 34,000 है, और क्या है, एक इसमें जो है ना 50 माइल्स अवे फ्रॉम योर होम है। लेकिन जो हम लोग बनना चाह रहे थे, जिस तरह की जॉब हम करना चाह रहे थे कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर था हम लोग का एम, तो हम लोगों को फाइनेंस फील्ड में तो मिल गई, लेकिन ये वाला ओहदा नहीं मिला। सो अगर हम लोग और ज़्यादा comprehensive रिसर्च करते तो क्या होता? If you had done a more comprehensive job search, you would have discovered a job in personal financial planning at a trust company only 25 miles from your hometown and starting at a salary of $38,000। यानी अगर हम थोड़ी-सी और ज़्यादा मेहनत करते, थोड़ी-सी और ज़्यादा रिसर्च करते, तो हम लोग को इससे बेहतर जॉब मिल सकती थी, और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, $38,000। सो ये इस पे मुहावरा बनता है, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो हम लोगों को अब अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना है, तो आपने ज़रूर कम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी है उस पे, और फिर जाके, मतलब आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो रेशनैलिटी हो, वो बाउंडेड रेशनैलिटी ना हो, हर तरह से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को एक बार देखना है। You were not perfectly rational decision maker because you did not maximize your decision by searching all possible alternatives and then choosing the best. But because the first job offer was satisfactory or good enough, you behaved in a bounded rationality manner by accepting it. So ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी हम लोग क्या कर रहे थे, बस सेटिस्फाई हो गए थे, हमने कहा बस ठीक है, गुड इनफ है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा जो है ना इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म है वो है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये क्या होता है? द डिसीजन मेकिंग इज आल्सो लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, इंटरनल पॉलिटिक्स, पावर कंसीडरेशन एंड दिस फिनोमेना कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों ने अगर कोई डिसीजन लिया है या कोई डिसीजन ले रहा है जो बंदा, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी इफ़ेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे होते हैं, उसमें भी जो पॉलिटिक्स है वो भी उस पे इफ़ेक्ट करेगी। कुछ लोग जो इक़्तिदार में होते हैं वो भी उस पे दबाव डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस पे इफ़ेक्ट करेंगी, और वो क्या कहलाएगी, ये टर्म जो है ये कहलाती है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कौन से होते हैं? इट्स मेकिंग डिसीजन on the basis of experience, feelings, and accumulated judgment. Researchers studying managers' use of intuitive decisions making have identified 5 different aspects of intuition. इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग क्या होती है? हमारे पास जो हम लोग अपनी एक्सपीरियंस की बिना पे, फीलिंग्स की बिना पे, अपनी स्किल्स की बिना पे जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे पास इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है। इसके अंदर 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, यानी हमारे पास जो भी प्रूफ्स होंगे और जो हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा उसकी बिना पे हम जो डिसीजन लेंगे। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, यानी हम लोग जो फीलिंग्स और इमोशंस और इस तरह से जो डिसीजन लेंगे।
उसके बाद वैल्यूज एंड एथिक्स बेस्ड डिसीजन, जो हमारी कल्चर के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको देखेंगे। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम लोग अपनी माइंड से सोच के और इस तरह से डिसीजन लेते हैं। और कॉग्निटिव डिसीजन जो होते हैं ना, ये भी इसी तरह के डिसीजन होते हैं, यानी हम अपनी स्किल्स की बिना पर जो भी डिसीजन लेंगे वो कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं एक्सपीरियंस की बिना पे, फीलिंग्स की बिना पे जजमेंट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं अपनी स्किल्स को देखते हैं और फिर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं, वो आ जाते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मेकिंग डिसीजन, द रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट क्या किरदार अदा करती है डिसीजन लेते हुए। जब भी हमारे पास किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक पॉसिबल अल्टरनेटिव के बारे में हमारे पास प्रूव हो कि ये बिल्कुल 100% ठीक साबित होगा, तो हम अपने डिसीजन लेने में हम उसी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, द सिस्टमैटिक यूज ऑफ द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हमारे पास हम एविडेंस की बिना पे, ठीक है, हम डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है। Suppose you were exhibiting some strange, puzzling physical symptoms. In order to make the best decision about proper diagnosis and treatment, wouldn't you want your doctor to base their decisions on the best available evidence? मैं तो ज़रूर इसके बारे में सोचूंगी कि मैं क्या करूंगी, अपने डॉक्टर को कहूंगी कि बेस्ट एविडेंस को देखे। Now suppose that you are a manager faced with putting together an employee recognition program. Wouldn't you want those decisions also to be based on the best available evidence? Yes, why not? Any decision making process is likely to be enhanced through the use of relevant and reliable evidence, whether it's buying someone a birthday present or wondering which new washing machine to buy. ठीक है, यानी हम लोगों को एविडेंस की बिना पे डिसीजंस लेने होते हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, और हमारा जो है ना टाइम वेस्ट भी नहीं होता, और हमें पता होता है कि अगर हम एविडेंस की बेस पे डिसीजन लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने एक फ्रिज लिया है और उसकी फ्रिज बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, उस कंपनी की, एक हम लोग भी सोचते हैं अगर हमने भी फ्रिज लेनी है तो हम कहते हैं अच्छा फलां बंदे ने वो फ्रिज ली है, उस कंपनी की ली है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। हमारे पास एक एविडेंस है कि हमने उसके घर जाते हैं, हम लोग देखते हैं उसको और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और एक हमारे पास प्रूफ है, एक एविडेंस है कि हाँ उनकी अच्छी चल रही है तो हमारी भी अच्छी चलेगी, तो हम भी उसी कंपनी की फ्रिज को खरीद लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए भी इफेक्टिव डिसीजन साबित होता है। हम लोगों ने क्या किया था, एविडेंस की बिना पे उस कंपनी को सिलेक्ट किया था। दैट्स द प्रीमिस behind evidence based management, which is the systematic use of the best available evidence to improve management practice. ठीक है, अगर हम लोग एक एविडेंस को देखते हुए अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लग जाए, या कि मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने लग जाए, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ये मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है हमारी मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये जो प्रैक्टिस जो हम लोग स्टिल कर रहे होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है। ये जो आज हम लोगों ने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा रीड आउट करें, ट्यूटोरियल को बार बार देखें, स्टॉप करके देखें जिस पॉइंट की समझ नहीं आती, और इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।